दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं दोस्तों, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे खास करके कामागाटा मारू जो प्रकरण हुआ था उससे संबंधित सवाल क्या क्या पूछे जाते हैं, गदर पार्टी से संबंधित कौन कौन से सवाल आते हैं, मुस्लिम लीग से संबंधित कौन से सवाल आते हैं, मार्ले मिंटो सुधार जो अधिनियम आया था दोस्तों 1909 को कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार, मान लो उस समय भारत सचिव थे और मिंटो दूती इस समय क्या थे दोस्तों, वायसराय थे। तो ये अधिनियम दोस्तों क्या कहता है, यहाँ से कौन कौन से सवाल बनते हैं, दिल्ली दरबार जो लगा था दोस्तों वहाँ से कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ लखनऊ पैक्ट के बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो इतनी टॉपिक को दोस्तों आज मैं समराइज करने वाला हूँ। याद रखिए आज हमारा 123वां लेक्चर। मैं बार बार आपसे निवेदन करता रहता हूँ कि देखिए इस सीरीज से जुड़िए, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जरूरी इसलिए है ना कि कोई भी टॉपिक छूटता नहीं। कोई भी छोटा बड़ा टॉपिक हो दोस्तों, हम हर टॉपिक पर चर्चाएं करते हैं। जहाँ छोटी टॉपिक होती है ऐसे 3-4 टॉपिक मिला करके आपको क्वेश्चन देता हूँ और दिखाता हूँ कि नए सवाल कैसे बन सकते हैं। घिसे पिटे सवाल नहीं, ऐसे सवाल जो 1000 बार पूछे गए जिसका उत्तर आपको पता, उन सवालों से हमें लेना देना नहीं है। नए सवाल क्या क्या बनते हैं उसके बारे में चर्चाएं होती हैं। और आज की क्लास में हम 3661 से लेकर के 3690 तक के सवालों पर चर्चा करने चल रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास दोस्तों 3500 से ज्यादा क्वेश्चन का कलेक्शन हो चुका जो केवल हिस्ट्री से संबंधित हैं। अच्छा, आपके मन में भी आ रहा होगा कि इस टॉपिक से कैसे कैसे सवाल आज की क्लास में सर हम अटेंड करने वाले। तो देखिए लिखा हुआ है कि पंजाब के किस क्रांतिकारी ने कामागाटा मारू जो जहाज था उसको किराए पर लिया था, वो उस व्यक्ति का नाम क्या था। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। किस बैठक में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की गई। मुझे पता आपके मन में 1909 आएगा, लेकिन इसका कोई लेना देना नहीं 1909 से। ये सवाल दोस्तों मुसलमानों का जो मुस्लिम लीग की बैठक हुई थी उस बैठक से संबंधित है। हम और आप कांग्रेस अधिवेशन तो पढ़ते हैं, लेकिन हम और आप मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ था वो कब कहां हुआ था, किस में कौन सा निर्णय लिया गया, ये नहीं पढ़ते हैं, लेकिन सवाल यहां से आ सकता है। ठीक है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे। आपके मन में होगा आगा खां या सलीमुल्लाह खां, और दोनों गलत जवाब है, क्योंकि आगा खां सलीमुल्लाह खां इसके संस्थापक थे। संस्थापक जैसे आप कांग्रेस पढ़ते हैं वहां एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का नाम पढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों अध्यक्षता देखेंगे तो WC बनर्जी ने किया। उसी तरह से दोस्तों संस्थापक अलग हैं और अध्यक्ष अलग हैं। यहां अध्यक्ष पूछा जा रहा है। ठीक है, जिसने पेरिस में पैट्रियाट समाचार पत्र को प्रकाशित किया था, आपको नाम बताना और कब प्रकाशित किया गया ये भी बताना है। नई दिल्ली का आधिकारिक उद्घाटन कब हुआ। बच्चा बच्चा जानता है कि 1911 में घोषणा हुआ कि अब कलकत्ता की बजाय दिल्ली राजधानी होगा, क्योंकि उसी समय दिल्ली दरबार का भी आयोजन किया गया था। लेकिन ये घोषणा से कोई मतलब नहीं है, उसकी आधिकारिक घोषणा कब हुई है या उसका आधिकारिक उद्घाटन कब हुआ है, इस तरह के सवाल इंपॉर्टेंट है। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य जो समझौता हुआ, ये समझौता किसने कराया था। लोग समझते हैं कि कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार जी कर रहे थे तो उन्होंने कराया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो काफी कंफ्यूजन वाले सवाल हैं, उन सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले। याद रखिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का फाउंडेशन बैच अभी लॉन्च किया गया, जो कि बहुत शानदार है। आप ही लोग डिमांड कर रहे थे कि सर जल्दी से फाउंडेशन बैच में एडमिशन ओपन करा दीजिए, तो मॉडर्न हिस्ट्री का फाउंडेशन बैच आया है और ये मॉडर्न हिस्ट्री का डेमो एक तरह से। ठीक है, देखिए अगर आप चाहते हैं कि एक बार विषय को पढ़ना और आपकी तैयारी इस लेवल पर हो जाए कि भारत का कोई भी एग्जाम दोस्तों, बड़े से बड़ा एग्जाम और छोटे से छोटा एग्जाम एक ही भी बार पढ़ने से दोस्तों कंप्लीट हो जाए, तो आपके लिए फाउंडेशन बैच बहुत जरूरी है। ठीक है, या फिर जब आप कंपटीशन की तैयारी करने आ रहे हैं तो कम से कम आपके पास स्टडी 91 के फाउंडेशन बैच होने चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से आपकी तैयारी और बेहतर हो पाएगी। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, सीधे आते हैं अपने सवालों पर और पढ़ना शुरू करते हैं। देखते हैं कि कौन कौन से सवाल और किस किस तरह के सवाल यहां पर पूछे जाते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है 123वां लेक्चर है और बाकी के जो 122 लेक्चर वो भी आप देख लें तो ज्यादा बेहतर होगा। 3661 से 3690 तक के सवाल करेंगे। मुस्लिम लीग, मार्ले मिंटो सुधार, दिल्ली दरबार, लखनऊ पैक्ट के बारे में पढ़ा जाएगा। पहला सवाल जो मैं शुरू करना चाहता हूं जहां से आज का इतिहास, तो लिख रहा किस घटना ने भारत में सांप्रदायिक फूट को जन्म दिया। दोस्तों सांप्रदायिक फूट क्या था, देखिए अगर हम बात करें 1857 की क्रांति की, ठीक है 1857 की क्रांति की बात करूं तो अंग्रेजों की हालत खराब हो गई थी और वैसे भी ईस्ट इंडिया कंपनी का दोस्तों पतन हो जाता है, क्योंकि उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का नामो निशान भारत से समाप्त हो जाता है। 1858 में ब्रिटिश सम्राट का दोस्तों यहां पर नाम आता है और वो भारत पर शासन करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस क्रांति की बात करूं तो आपको पता होगा दोस्तों यह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है कि हिंदू मुस्लिम ने मिल करके किस तरह से 1857 की क्रांति लड़ी। लेकिन दोस्तों इस सांप्रदायिक
फूट को जन्म देने की बात की जाए तो याद रखेगा ये फूट देने वाला काम कौन किया था, याद रखेगा इसी के लिए बंगाल विभाजन किया गया था। वो तो बंगाल विभाजन एक बहाना था जो 1905 में किया गया। एक बहाना था कि यहाँ प्रशासनिक असुविधा के कारण हो रहा है, प्रशासनिक असुविधा के कारण हो रहा है, असुविधा के कारण हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या था दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ एक बहाना था और कुछ नहीं था। एक्चुअली मुद्दा यह था दोस्तों कि कैसे हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ा जाए, क्योंकि जब तक तोड़ा नहीं जाएगा तब तक अंग्रेजों का शासन करना ये दुरूह होता जा रहा था, कठिन होता जा रहा था। ठीक है, और अब तो कांग्रेस जैसी संस्था भी बन गई थी, हर साल वो अपना अधिवेशन करती थी और कांग्रेस 72 संस्थाओं से दोस्तों स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले जब बना था तो 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और समय के साथ इसमें हजारों लोग शामिल हो चुके थे। ठीक है, पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। ऐसे में अंग्रेजों के सामने सबसे बड़ी जो कठिनाई थी वो ये थी कि यार हिंदू मुस्लिम के बीच में जो एकता है उस एकता में दरार डाला जाए। उसी दरार को कहां से डाला उन्होंने, इस बंगाल विभाजन से डाला जो 1905 में किया गया था। और इसके ठीक बाद दोस्तों क्या किया गया, तो आपको याद होगा कि बांटो राज करो की नीति लाया गया, उसको आधिकारिक रूप से एक्सेप्ट किया गया। 1909 के जो अधिनियम आए उसमें दोस्तों पृथक निर्वाचक मंडल की बात की गई। ठीक है, लेकिन उसकी आधारशिला इसी के बाद तैयार हो गई थी। ठीक है, आइए मैं बताता हूं। सवाल आता है कि बंगाल विभाजन के बाद किसके नेतृत्व में मुस्लिमों का एक शिष्टमंडल जाकर के शिमला में किससे मुलाकात करने पहुंचा दोस्तों, तो याद रखेंगे लिख रहा लॉर्ड मिंटो दूती से। लॉर्ड मिंटो दूती है कौन दोस्तों, तो उस समय के तत्कालीन वायसराय हैं। क्या दोस्तों, ये तत्कालीन वायसराय हैं। और उस समय दोस्तों भारत सचिव कौन थे, भारत सचिव का पद भी उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट था। उसमें भारत सचिव थे दोस्तों मार्ले। क्या नाम था दोस्तों, मार्ले। इसीलिए ये जो सुधार है उसे मार्ले मिंटो का नाम दिया जाता है। अच्छा, किसकी अध्यक्षता में, किसके नेतृत्व में, किसकी अध्यक्षता में लोग गए थे दोस्तों, तो याद रखेगा आगा खां के नेतृत्व में। जी हां दोस्तों, आगा खां जिन्होंने इस पार्टी का निर्माण किया था उन्हीं के नेतृत्व में दोस्तों अक्टूबर 1906 में, कब दोस्तों, अक्टूबर 1906 ईस्वी में जब ये बन चुकी थी पार्टी, मुस्लिम लीग का जब निर्माण हो चुका था, तब आगा खां के नेतृत्व में ये पूरे के पूरे मुस्लिम लीग के मेंबर ये लॉर्ड मिंटो दूती से मिलने शिमला गए। ठीक है, और किस लिए गए दोस्तों, ये वहीं पर मांग करने गए थे कि हम चाह रहे हैं कि हमारे लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जाए, ये मांग कर रहे थे। ठीक है, इसको याद रखेगा। वही लिख रहा अगला सवाल कि किसके नेतृत्व में ढाका में आयोजित, जी हां दोस्तों, ढाका में आयोजित एक बैठक में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की घोषणा की गई। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की घोषणा पहली बात कब की गई दोस्तों, तो याद रखेंगे दिसंबर में की गई। ठीक है, दिसंबर 1906 में की गई थी। ठीक है, ये अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का निर्माण हो रहा है। इसके पहले ये लीग से संबंधित जो मेंबर थे, जो सदस्य थे, मुस्लिमों का जो दल था वो पहले ही जाके मिल चुका था किससे, लॉर्ड मिंटो दूती से मिलकर आ चुका था। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला सवाल लिख रहा है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिए, अगर हम अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों, संस्थापक की बात करें, तो यहां पर दोनों का नाम आता है। एक नाम हम पढ़ते हैं दोस्तों आगा खां का और दूसरा नाम पढ़ते हैं नवाब सलीमुल्लाह खां का। किसका नाम पढ़ते हैं, नवाब सलीमुल्लाह खां। जी हां दोस्तों, नवाब सलीमुल्लाह खां का। लेकिन दोस्तों ये लोग संस्थापक थे। अभी आपसे अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो अध्यक्ष थे दोस्तों, इसके पहले अध्यक्ष थे नवाब वकार उल मुल्क। क्या नाम था दोस्तों, नवाब वकार उल मुल्क। जी हाँ दोस्तों, नवाब वकार उल मुल्क ये इनका नाम है। ठीक है, याद रखेंगे। और ये पहले अध्यक्ष चुने जाते हैं इस मुस्लिम लीग के। जो मुस्लिम लीग बना कब दोस्तों, याद रखेंगे 1906 ईस्वी में दोस्तों ये मुस्लिम लीग बना हुआ है। ठीक है, और इसके पहले अध्यक्ष कौन है, नवाब वकार उल मुल्क हैं, याद रखेंगे। लिख रहा मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो क्लियर कट यहाँ पे दो उद्देश्य था। पहला उद्देश्य था कि कांग्रेस का क्या किया जाए दोस्तों, कांग्रेस के प्रति घृणा उत्पन्न करना, ये सबसे मूल उद्देश्य था। प्रति घृणा उत्पन्न करना। जी हाँ दोस्तों, एकदम सीधे तौर पे आपको बता रहा हूं उत्तर। ठीक है, याद रखेगा, मुख्य उद्देश्य में आता है। ठीक है, दूसरा क्या दोस्तों, दूसरा था ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा बढ़ाना। ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा बढ़ाना। अरे निष्ठा ना बढ़ाना होता तो मिंटो से मिलने क्यों गए थे। ठीक है, तो याद रखेगा। और कई भी ऐसे बहुत सारे उद्देश्य हैं, लेकिन दोस्तों ये दो मुख्य उद्देश्य हैं जिसकी वजह से मुस्लिम लीग का निर्माण हुआ था। जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम लीग का निर्माण हुआ था कब, 1906 ईस्वी में। और उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, यही है। और इसी का तो फायदा उठाए, क्योंकि अंग्रेज भी तो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता में दरार पड़े। और देखिए दरार पड़ गई, तभी तो विरोध हो रहा है, हिंदूवादी पार्टियों का विरोध किया जा रहा है। ठीक है, लिख रहा मुस्लिम लीग के
किस बैठक में, उस बैठक का नाम बताना, किस बैठक में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की दोस्तों बात की गई। और ये मुसलमानों का बैठक अलग से हुआ था। देखिए जो अधिनियम आया 1909 में आया है, लेकिन दोस्तों बैठक हुई थी 1908 ईस्वी में, ठीक है। 6 में बनी है दिसंबर में, 7 छोड़कर 8 में बैठक होती है। और ये बैठक कहां पे हुआ दोस्तों? ये बैठक हुआ अमृतसर में। कहां पर हुआ? अमृतसर में। उसी बैठक में पहली बार मुसलमानों ने अपने लिए पृथक निर्वाचन मंडल की बात की। और जब मुसलमानों ने अलग निर्वाचन मंडल की बात कर ही दी है, तो अगले साल जो अधिनियम आने वाला है उसमें यह व्यवस्था भी कर दी जाती है, क्योंकि तभी हिंदू मुस्लिम एकता के बीच में दरार आ सकती है। समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रटे रटाए तथ्यों पर चलते हैं। हम कभी उस 1908 के अमृतसर अधिवेशन की बात नहीं करते हैं, जिसमें मुस्लिम लीग ने पहले यह प्रस्ताव पेश किया था कि हम पृथक निर्वाचन मंडल चाहते हैं, ठीक है। और उनके चाहने के फलस्वरूप ही ये आया था। ये हम लोग दोस्तों नहीं पढ़ते। तो स्टडी 91 के साथ जब जुड़ेंगे ना, तो आप हमेशा नए क्वेश्चन पाएंगे, ठीक है। और आपको लगता भी होगा कि एक एक टॉपिक पर दोस्तों हर बार हम नए सवालों को देते हैं, ताकि जो घिसे पिटे सवाल हैं उस पर नहीं चर्चा करना, कुछ नई जानकारियां भी तो मिले आपके अपने टॉपिक से, ठीक है। आगे लिख रहा मुस्लिम लीग कि 1908 में जो अमृतसर अधिवेशन हुआ था, उस अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इमाम जी ने किया। तो उसका नाम था, उनका नाम था सर सैयद इमाम। क्या नाम था दोस्तों? आपने भी नहीं पढ़ा होगा। सर सैयद इमाम ने क्या किया था दोस्तों? इस अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, जिस अधिवेशन में पृथक निर्वाचन मंडल की बात की गई है। पृथक निर्वाचन मंडल की बात कही गई दोस्तों। ये बात कहां पर कही गई है? अमृतसर अधिवेशन 1908, जिसकी अध्यक्षता सैयद इमाम ने किया था। लिख रहा मुस्लिम लीग की प्रथम निर्वाचन मांग को किस एक्ट के तहत दोस्तों पूरा किया गया? तो दोस्तों यहां भारत परिषद अधिनियम आता है। भारत परिषद या भारत शासन अधिनियम, ठीक है, परिषद अधिनियम आता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? 1909 के नाम से जानते हैं। इसी 1909 वाले अधिनियम को दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों चीजें याद रखिएगा, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला लिख रहा है दोस्तों, यहां परिषद की जगह बल्कि आप भारत शासन अधिनियम कर दीजिए, ठीक है। यहां भारत शासन अधिनियम लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि दो शासन अधिनियम आएगा, एक 1909 में, एक 1919 में। लिख रहा किस एक्ट के तहत परिषदों में, जो परिषद है, परिषदों में मुस्लिम सदस्यों का निर्वाचन सामान्य निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाना दोस्तों बंद कर दिया गया, कि अब सामान्य तरीके से उनका निर्वाचन नहीं होगा, अब उनके लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जाएगी। तो याद रखेगा ये भी बात कहां की गई है? इसी मार्ले मिंटो सुधार में, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो आया दोस्तों, जो 1909 में आया है, ये 1909 वाले अधिवेशन की बात कर रहे हैं। ये चर्चा भी दोस्तों वहीं पर हुई है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अगला सवाल दिख रहा है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन। इसी बीच दोस्तों पहली बार कांग्रेस का विभाजन होता है। और किस तरह से विभाजन होता है दोस्तों? तो कांग्रेस दो हिस्सों में टूट जाती है। एक दोस्तों गरम दल यहां पे बनता है, एक गरम दल बनता है और एक नरम दल बनता है। जी हाँ दोस्तों, गरम दल और नरम दल। अगर नरम दल की बात करें तो नरम दल के प्रमुख नेता कौन है दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले वगैरह हैं। गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, दादा भाई नरोजी हो गए, ये लोग प्रमुख नेता में आते हैं। और गरम दल में दोस्तों लाल बाल पाल आते हैं। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, ये लोग, ठीक है। किस अधिवेशन में दोस्तों अलगाव हुआ है? तो याद रखेगा 1907 में अधिवेशन हुआ था, और इसे हम सूरत अधिवेशन के नाम से जानते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो याद रखेगा रास बिहारी घोष जी कर रहे थे। कौन कर रहा था? रास बिहारी घोष जी कर रहे थे। और उसी अधिवेशन में दोस्तों पहली बार कांग्रेस का विभाजन होता है, ठीक है। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। लिख रहा किसने कहा था कि सूरत की घटना कांग्रेस के इतिहास में सर्वाधिक दुखद घटना थी? सही बात था, गरम दल नरम दल ये दो भागों में बट गया, तो बहुत ही दुखद घटना थी। और ये किसने कहा दोस्तों? याद रखेगा ये कथन है एनी बेसेंट का, ठीक है, एनी बेसेंट का। आगे दोस्तों एनी बेसेंट 1917 में जो अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता करती हैं, ठीक है। ये पहली महिला अध्यक्ष हैं। क्या दोस्तों? ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी जाती हैं, ठीक है विदेशी। अगर भारतीय महिला की बात करेगा तब सरोजनी नायडू की बात करेगा। फिलहाल एक कथन इन्हीं का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा किसने पेरिस में, पेरिस कहां पड़ता दोस्तों? पेरिस फ्रांस में। कहां पर दोस्तों? पेरिस कहां है? फ्रांस की राजधानी है। और किस नदी के तट पर है दोस्तों? तो याद रखेगा सीन नदी के तट पर। सवाल आता है सीन नदी, ठीक है। अच्छा, लिख रहा दोस्तों पैट्रियाट नाम का एक समाचार पत्र वहां पर प्रकाशित किया था, और किसने किया था? तो आपने नाम सुना होगा मैडम भीकाजी कामा का। किसका? मैडम भीकाजी कामा रुस्तम। मैडम भीकाजी कामा रुस्तम ये पूरा नाम है दोस्तों, याद रखेगा। इन्होंने दोस्तों क्या निकाला? पैट्रियाट नामक समाचार पत्र निकाला
था और कब दोस्तों, ये जिस साल मार्ले मिंटो सुधार आया था ये उसी साल दोस्तों ये पत्र भी आया, समाचार पत्र आया। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इस पीरियड के घटनाओं पर चर्चा कर रहे हैं, ऐसे में हर एक तथ्यों पर बातचीत आवश्यक है। ठीक है, समझ में आ रहा? कुछ नया सवाल मिला आपको? चलिए और भी सवाल देखिए, और भी अच्छे अच्छे सवाल हैं। सवाल क्या आता है, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने किसके स्वागत में दोस्तों दिल्ली दरबार का आयोजन किया? तो देखिए दिल्ली दरबार की बात आई गई तो दोस्तों दिल्ली दरबार कितने बार लगा था दोस्तों? कुल 3 बार लगा था। पहली बार दोस्तों दिल्ली दरबार 1877 ईस्वी में लगा था। उस समय वायसराय कौन था दोस्तों? तो याद रखेंगे लॉर्ड लीटन था। कौन था दोस्तों? लॉर्ड लीटन वायसराय था। और कौन आया था? याद रखेगा महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया का आगमन हुआ था। ठीक है, महारानी विक्टोरिया का आगमन हुआ था। ये उतना ज्यादा नहीं था क्योंकि पहली बार दिल्ली दरबार लग रहा था। दूसरी बार दोस्तों दिल्ली दरबार कब लगा? दूसरी बार तो दूसरी बार लगा है 1903 में। कब लगा दोस्तों? 1903 में लगा है। और किसके समय में दोस्तों? तो याद रखेंगे इस समय लॉर्ड कर्जन था। और लॉर्ड कर्जन ने दोस्तों बहुत पैसा खर्च किया, मतलब इसमें पहला वाला जो दिल्ली दरबार था उसकी अपेक्षा में देखा जाए तो 100 गुना ज्यादा खर्चा किया था यहां पर। और कौन आया था दोस्तों? तो याद रखेगा एडवर्ड सप्तम। कौन आए थे दोस्तों? एडवर्ड सप्तम का भारत में आगमन हुआ था। ठीक है, इसके लिए हुआ था। जो तीसरा दिल्ली दरबार हुआ जो अभी आपसे पूछना चाह रहा है लॉर्ड हार्डिंग के समय में, तो याद रखेंगे ये 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और ये लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग ने इस दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। हार्डिंग रहेगा। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग ने दोस्तों दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। और यहां पर दोस्तों कौन आ रहे थे? तो याद रखेंगे जॉर्ज पंचम का भारत आगमन हुआ था। किसका दोस्तों? याद रखेंगे जॉर्ज पंचम। ठीक है, पंचम। ठीक है, याद रखेगा 5वें नंबर के थे। और मैरी राजकुमारी कौन है दोस्तों? मैरी। तो दोस्तों इनका आगमन हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? ये 1911 में हुआ था दिल्ली दरबार, तो इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, ये वाला 1911 हो गया, 1903 हो गया, 1877 हो गया। ठीक है, पीछे की चीजें आपको रिकॉल होंगी इन अच्छे से, अब नहीं भूलेंगे ना। चलो आ जाओ, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लिख रहा है बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा दोस्तों कब की गई? तो दोस्तों जब ये दिल्ली दरबार लगा ना उसी समय दोस्तों याद रखेंगे दिल्ली दरबार जिस साल लगा था उसी साल यानी वर्ष 1911 ईस्वी में ये बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। अगर हम बंगाल विभाजन की बात करें कि कब आया था बंगाल विभाजन, किया कब गया था, तो याद रखेगा लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था और ये हुआ था दोस्तों 1905 ईस्वी में। ठीक है, और ब्लैक डे दोस्तों कब मनाया गया था? ब्लैक डे, सवाल इंपॉर्टेंट है ब्लैक डे का, तो याद रखेंगे दोस्तों 16 अक्टूबर को दोस्तों ब्लैक डे बनाया गया था। कब दोस्तों? 1905 में। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला सवाल दे रहा है कि बंगाल विभाजन रद्द होने से कौन से प्रांत दोस्तों ये बंगाल से अलग हो गए? अच्छा एक बात बताओ, जब बंगाल विभाजन आया था तब कौन से प्रांत जोड़े गए थे? तो बंगाल में उसमें जोड़ा गया था 2 प्रांत, एक बिहार को जोड़ा गया था और एक उड़ीसा को जोड़ा गया था। ठीक है, बिहार उड़ीसा को जोड़ा गया था। तो जब बंगाल विभाजन रद्द हुआ तो बिहार उड़ीसा क्या हो गए? अलग हो गए। अच्छा एक बात मुझे बताओ, ये बंगाल का उस समय गवर्नर कौन था? देखिए हम गवर्नर जनरल की बात नहीं कर रहे, हम गवर्नर की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों आप पढ़े होंगे सर एंड्रयूज फ्रेजर के बारे में। किसके बारे में? सर एंड्रयूज फ्रेजर के बारे में आपने पढ़ा होगा, याद रखेंगे। ये उस समय बंगाल के क्या थे दोस्तों? लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। गवर्नर में भी क्या याद रखेंगे? लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, याद रखेंगे। एलजी थे, जिनके अंतर्गत अब बिहार उड़ीसा को भी रख दिया गया था। लेकिन 1911 में जब विभाजन कैंसिल हो जाता है तब दोस्तों ये बिहार और उड़ीसा जो है ये बंगाल से अलग कर दिए जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से पूर्वी बंगाल में ये पूर्वी बंगाल के साथ ऐड हुए, पश्चिमी बंगाल के साथ असम को ऐड किया गया था और उसकी राजधानी ढाका बनाई गई थी। ठीक है, उसको भी याद रखेंगे। चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें आई। केवल इतनी किताब नहीं है, अलग अलग विषय के लिए, अलग अलग परीक्षाओं के लिए हमारी टीम ने किताबें तैयार की हैं। आप केवल इतना भरोसा कीजिए कि जो इंसान यूट्यूब पर इतनी अच्छी क्लास दे सकता है, इतना मेहनत कर सकता है, वो अपनी किताबों पर, अपने पेड कोर्स में बहुत मेहनत करता होगा। ये आपको मानना होगा, आप मजबूर हो जाएंगे मानने पर। क्योंकि जब हम इतने अच्छे अच्छे कंटेंट देंगे ना, आपको जब कंटेंट से प्यार हो जाएगा तो आपको लगेगा वाकई जो नितिन सरकार है उस बात में दम है। तो दोस्तों जब भी आप ज्वाइन करना चाहें, हेल्पलाइन नंबर नोट करके रखिए। कहीं किसी तरह की समस्या है, चाहे कॉल कर लीजिए, आपका कॉल नहीं पिक हो पा रहा है तो नाराज मत होइए। आप व्हाट्सएप पे अपनी समस्या बताइए कि आपको क्या दिक्कत हो रही है, हमारी टीम आपको खुद कॉल बैक कर लेगी। यानी परेशानी वाली कोई बात नहीं है। बस आप जुड़ना चाहते हैं स्टडी 91 से तो जुड़ सकते हैं एनी हाउ। ठीक है, ये किताबें दोस्तों आपको ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह मिल जाएंगी। कोई दिक्कत महसूस हो रहा है तो आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लो, जाकर के अमेजन से ऑर्डर कर लो, मीशो से ऑर्डर कर लो, वहां तो दिक्कत नहीं है ना, तो वहां से भी कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए क्या लिख रहा है,
लिख रहा है भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी। तो दोस्तों नई दिल्ली कब बनी, तो कब बनने में दोस्तों याद रखेगा, अगर हम घोषणा की बात करें, ठीक है, अगर हम घोषणा की बात करें तो घोषणा ये 1911 में ही हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों अगर पूछा जा रहा है कब बनी, तो याद रखेगा घोषणा हुआ था, इस समय बनी नहीं थी। अगर बनने की बात करेंगे तो याद रखेंगे दोस्तों 1 अप्रैल 1912 को दोस्तों ये राजधानी बनी। इस प्रकार दोस्तों 1912 याद रखिए। अगर घोषणा पूछे तो 1911 बताइए, और कब बनी अगर ये पूछा जा रहा है तो क्या बताएंगे दोस्तों, तब 1912 बताएगा कि 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी क्या हो गई, कलकत्ता के बजाय दिल्ली हो गई। अगला सवाल लिख रहा है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने के बाद नई दिल्ली की रूपरेखा किसने बनाई। देखिए नया दिल्ली दोस्तों बनाया गया, और नए दिल्ली को तैयार करने में 2 लोगों का नाम आता है। एक नाम आता है दोस्तों एडविन लुटियंस का, ठीक है, एडविन लुटियंस का नाम आता है। अभी एडविन लुटियंस दोस्तों चर्चा में भी चल रहे थे, क्यों, नया संसद भवन बना ना, तो याद रखिएगा जो पुराना संसद भवन था उसे किसने डिजाइन किया था, एडविन लुटियंस ने, ठीक है। और यहां पर एक और व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, हर्बर्ट बेकर, ठीक है, याद रखिएगा। ये 2 ऐसे व्यक्ति हैं दोस्तों, ये 2 व्यक्तियों ने मिलकर के क्या किया था, दिल्ली की रूपरेखा तैयार किया था। दिल्ली में क्या किया था दोस्तों, उन्होंने आधुनिक दिल्ली की आधारशिला रखी थी, ठीक है। दिल्ली में जो वायसराय भवन बना हुआ है, दिल्ली में जो संसद भवन बना हुआ है, दिल्ली में जो इंडिया गेट बना हुआ है, इन सबको किसने तैयार किया है, तो याद रखेगा इन सबको एडविन लुटियंस ने तैयार किया। किसने तैयार किया दोस्तों, एडविन लुटियंस ने तैयार किया है। इसका निर्माण एडविन लुटियंस ने किया है, क्योंकि यह वास्तविक वास्तुकार थे, उस समय के वास्तुकार थे दोस्तों, जिसे अंग्रेजों ने लगाया था केवल दिल्ली को सजाने के लिए, ठीक है। लिख रहा नई दिल्ली का आधिकारिक उद्घाटन कब हुआ। देखिए दोस्तों यहां से कई सवाल बनते हैं। अगर आपसे पूछे कि राजधानी की घोषणा कब हुई, तो हमने बताया दोस्तों घोषणा आते ही आप बताएगा कि 1911 ईस्वी में घोषणा हो चुकी थी। दूसरा सवाल दोस्तों राजधानी स्थानांतरित कब हुई, स्थानांतरित कब हुई, सीधे सीधे तो याद रखेगा स्थानांतरित होती है 1 अप्रैल 1912 को। एकदम डिसाइड हो गया कि हाँ अब राजधानी क्या हो गई है, दिल्ली हो गई है। तीसरा बात दोस्तों आता है यहां पर आधिकारिक उद्घाटन। तो आधिकारिक उद्घाटन दोस्तों कब किया गया, ठीक है, आधिकारिक उद्घाटन कब किया गया, जब पूरा दिल्ली सजकर तैयार हो गया, जब एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने क्या किया, पूरी दिल्ली को बेहतरीन ढंग से सजा लिया। तो आगे चल के 1931 ईस्वी में क्या होता है दोस्तों, इसका आधिकारिक उद्घाटन किया जाता है। तब जो है आपका जवाब क्या हो जाएगा, याद रखेंगे 1931 हो जाएगा, ठीक है। ये आपने नहीं पढ़ा होगा ना, इसलिए मैं कह रहा हूं सवाल टेक्निकल कैसे बन सकता है, जरा उस पर ध्यान दीजिए। एक ही सवाल के 3 अलग अलग रूप हैं, ठीक है। सवाल क्या पूछेगा ये आप ध्यान दीजिएगा कि घोषणा पूछा है या स्थानांतरित पूछा है या उसके आधिकारिक उद्घाटन की बात कर। आधिकारिक उद्घाटन मतलब संसद वगैरह सब बन के रेडी हो गया। लिख रहा दोस्तों ये जो वायसराय भवन है उसमें निवास करने वाला पहला वायसराय कौन था, याद रखेंगे दोस्तों लॉर्ड इरविन। जी हां दोस्तों, लॉर्ड इरविन के समय में दोस्तों ये पूरा बनकर तैयार हो गया था, और वो पहला वायसराय था जो वहां पर रहने के लिए गया था। और इसका कार्यकाल क्या दोस्तों, याद रखेंगे 1926 से लेकर 1931 ईस्वी तक के भारत में रहा है, ठीक है। ये जो वायसराय भवन है दोस्तों, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ये वायसराय भवन जो उस समय का था वो आज का क्या दोस्तों, आज जो राष्ट्रपति भवन आप देखते हो ना, ये अंग्रेजों ने बनाया था दोस्तों, और इसी को हम वायसराय भवन उस समय में कहते थे। और पहली बार दोस्तों लॉर्ड इरविन वहां पर अपना समय बिताया था, ये भी याद रखेंगे सवाल, ठीक है। लिख रहा है सर्वप्रथम राष्ट्रगान कब गाया गया और कहां गाया गया। तो राष्ट्रगान मतलब क्या दोस्तों, सीधे सीधे जनगण मन की बात कर रहा है। तो जनगण मन दोस्तों कहां गाया गया, इसको तैयार किसने किया था दोस्तों, तो इसको तैयार किया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। किसने किया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने तैयार किया था। हालांकि दिल्ली दरबार के दौरान भी इसे गाया गया, लेकिन वो बात नहीं है। यहां दोस्तों 1911 का जो अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, ये पहली बार वहां गाया गया था, इसलिए दोस्तों वहां याद रखिएगा। और विशन नारायण धर दोस्तों क्या थे, नारायण धर उस समय क्या थे दोस्तों, अध्यक्षता कर रहे थे कांग्रेस अधिवेशन की, इसलिए दोस्तों आप इसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। बाकी 1911 में कलकत्ता में दोस्तों गाया गया था, तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल दे रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले किस घटना ने पंजाब में, कहां पर दोस्तों, पंजाब में एक विस्फोटक स्थिति उत्पन्न कर दिया। तो याद रखिएगा यहां पर मैं बात करना चाह रहा हूं दोस्तों कामागाटा मारू प्रकरण के बारे में। कामागाटा मारू प्रकरण, ठीक है, ये दोस्तों एक प्रकरण है, ठीक है, एक कांड एक तरह से कह सकते हैं जो दोस्तों घटित हुआ था भारत में, ठीक है, ये उसके बारे में चर्चा कर रहा है। तो आपको बताना समझना है कि पंजाब में कौन व्यक्ति इससे संबंधित है, ठीक है। लेकिन पंजाब के किस क्रांतिकारी ने, ये अच्छा सवाल दोस्तों, किस क्रांतिकारी ने ये कामागाटा मारू जो जहाज है इसको किराए पर लिया था। ये जहाज दोस्तों कहां से आया था, ये जहाज जापान से किराए पर लिया गया था। किस देश का जहाज है दोस्तों, ये जापान देश का जहाज था। इसे जापान से किराए पर लिया गया था। और किसने लिया था दोस्तों, तो उस व्यक्ति का नाम है बाबा गुरदीत सिंह संधू। बाबा
गुरदीत सिंह संधू। जी हाँ दोस्तों, बाबा गुरदीत सिंह संधू याद रखेगा दोस्तों, इन्होंने दोस्तों ये जहाज किराए पर लिया था। होता क्या दोस्तों, इसमें कामागाटा मारू यात्री जो है कहां से कहां जा रहे थे दोस्तों, तो ये जा रहे थे हांगकांग से यात्रा कर रहे थे। और हांगकांग से कहां जा रहे थे दोस्तों, हांगकांग से वैंकूवर जा रहे थे। कहां पर जा रहे थे, वैंकूवर। ठीक है, ये वैंकूवर कहां पड़ता है दोस्तों, वैंकूवर पड़ता है कनाडा में। दिक्कत क्या होती दोस्तों, जब इनका जहाज कनाडा पहुंचता है ना, तो वहां पर इन्हें उस जहाज से उतरने से मना कर दिया जाता है। मान लीजिए आप कहीं गए, किसी देश की यात्रा पर गए, फ्लाइट से पहुंचे और वहां पर एयरपोर्ट से आपको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, मतलब आपको लौटाया जा रहा है। कुछ ऐसा कांड इनके साथ हुआ था और इनको लौटना पड़ा, क्योंकि जहाज से उतरने नहीं दिया गया, तो कनाडा से इन्हें वापस आना पड़ा। और वही लिख रहा है दोस्तों, कामागाटा मारू के यात्रियों को वैंकूवर बंदरगाह जो कि कनाडा में स्थित है, वहां पर उतरने की अनुमति नहीं मिलने पर वो किस बंदरगाह पर वापस आए, तो वापस हांगकांग नहीं आए, वापस आते हैं दोस्तों कलकत्ता। जिन्हें नहीं पता होगा वो क्या कर देंगे दोस्तों, वो कलकत्ता ना करके वो हांगकांग कर देंगे। देखिए, जहाज चला था जरूर हांगकांग से, लेकिन वापसी कहां हुई दोस्तों, कलकत्ता में हुई। और वापसी होने के बावजूद भी यहां पर जब पहुंचे ना, तो जो पुलिस अधिकारी थे उनके साथ झड़प हुआ और बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी गई। कलकत्ता बंदरगाह पर दोस्तों हत्या कर दी गई, इसलिए आंदोलन और भी ज्यादा उग्र हो गया। लिख रहा, कामागाटा प्रकरण पर वैंकूवर पर रहने वाले भारतीयों ने किसके नेतृत्व में शोर कमेटी की स्थापना किया है। दोस्तों ये बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, ये जो घटना पूरी घटी उसी पर दोस्तों शोर कमेटी बनी है। यहां पर हम पढ़ते हैं नाम सोहनलाल पाठक का। किसका नाम पढ़ते हैं, सोहनलाल पाठक। एक और नाम आप पढ़ते हैं सोहन सिंह भाकना, उसको रुकिएगा, वो गदर पार्टी के संस्थापक रहे, तो उसके बारे में बताऊंगा, पहले और पढ़ लीजिए। ठीक है, और ये और कौन थे दोस्तों, हुसैन निजाम थे। ठीक है, हुसैन निजाम थे, बलवंत सिंह थे। ठीक है, बलवंत सिंह थे, ये सारे इसके मेंबर हैं, बलवंत सिंह थे। ठीक है, ये लोग किसके मेंबर है दोस्तों, याद रखिएगा, जो शोर कमेटी बनी थी, ये शोर कमेटी के मेंबर हैं। लिख रहा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल का विलय हो गया, तो दोस्तों 1916 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता दोस्तों अंबिका चरण मजूमदार जी ने किया। किसने किया है, अंबिका चरण मजूमदार जी ने किया है। उस अधिवेशन में जाकर के दोस्तों एक गर्म दल नरम दल का विलय हो जाता है। चलिए, ये बात तो अलग है। मैं यहां दोस्तों थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा गदर पार्टी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गदर पार्टी याद रखेंगे, गदर पार्टी का स्थापना 1913 ईस्वी में हुआ है और दो व्यक्तियों का नाम आता है। एक व्यक्ति नाम है दोस्तों लाला हरदयाल, हालांकि कई लोग हैं, ठीक है, लेकिन आप कम से कम दो याद रखिए। एक तो लाला हरदयाल जी का नाम आता है, दूसरा सोहन सिंह भाकना का नाम आता है। किसका नाम आता है, सोहन सिंह भाकना का नाम आता है। तो ये लोग किससे संबंधित दोस्तों, ये गदर पार्टी से संबंधित हैं। और गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे अमेरिका में। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में हुआ था गदर पार्टी की स्थापना, तो इसे भी आप याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला लिख रहा है, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ राजनीति क्षेत्र में एक दूसरे को सहयोग करने का दोस्तों समझौता किया। तो जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था ना, लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था, लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का जो हुआ था 1916 में दोस्तों, इसी अधिवेशन को लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस लखनऊ अधिवेशन में गर्म दल नरम दल का विलय हुआ ही, साथ में दोस्तों जो मुस्लिम लीग अभी अलग चल रही थी, अलग ढर्रे पर चल रही थी, वो मुस्लिम लीग दोस्तों पहली बार कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने आ रही थी। ये दोस्तों होता है। ठीक है, यानी जो हिंदू मुस्लिम एकता में जो दरार है उसको पाटने का प्रयास किया जा रहा है यहां पर। ठीक है, आगे पढ़िए। लिख रहा 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य ये जो समझौता हुआ है, ये समझौता कराने में योगदान किसका दोस्तों, तो याद रखिएगा एनी बेसेंट का योगदान है। जी हां दोस्तों, एनी बेसेंट अगर न रहती तो शायद कभी भी ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो समझौता हो रहा है ये कभी हो नहीं पाता। हमने ये भी शुरुआत में पढ़ा कि मुस्लिम लीग जब बनी थी तब उसका एकमात्र उद्देश्य था कि कैसे कांग्रेस के प्रति अपने कार्यकर्ताओं में घृणा पैदा किया जाए और ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा की भावना रखी जाए, ये सोचकर काम कर रही थी। वो कांग्रेस आज किस अवस्था में आ गई थी, 1906 में बनी, वो मुस्लिम लीग, ठीक है, 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी। 10 साल बाद ये कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने जा रही है और एनी बेसेंट की वजह से। ठीक है, एनी बेसेंट आगे चल के दोस्तों होम रूल एसोसिएशन, ठीक है, होम रूल लीग की दोस्तों स्थापना भी करती हैं। बाल गंगाधर तिलक भी इसी तरह का स्थापना करते हैं, हालांकि उनका पहले बना था, इनका बाद में बना था। लखनऊ समझौता के बाद सरोजनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का क्या कहा दोस्तों, दूत कहा है, तो याद रखिएगा मोहम्मद अली जिन्ना को। कैसे, मोहम्मद
मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कहा गया दोस्तों, यहाँ पर दूत कहा है। और किसने कहा दोस्तों, सरोजनी नायडू जी ने कहा है। आगे चल के सरोजनी नायडू जो है ना, याद रखेगा 1925 में बनारस अधिवेशन होता है। क्या होता है दोस्तों, बनारस अधिवेशन होता है और उसमें दोस्तों अध्यक्षता करती हैं। तो ये अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला बन जाएंगे, ठीक है। इसके पहले 1917 में एनी बेसेंट ने किया था, लेकिन वो भारतीय महिला नहीं है। तो सवाल अगर भारतीय महिला का आता है तो सरोजनी नायडू आप जरूर बताइएगा। फिलहाल सरोजनी नायडू ने ही, याद रखेगा, मोहम्मद अली जिन्ना को दोस्तों क्या कहा, हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत कहा, ठीक है। आगे चल के इन्हें कायदे आजम भी कहा जाता है, उपाधि दिया गया था कायदे आजम की। तो सवाल भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी आपके लिए, और जुड़े रहिए सीरीज के साथ। देखिए बहुत लंबी सीरीज नहीं है, बहुत छोटा वीडियो रहता है, बस इतना रहता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप बोर भी ना हो पाए। और पूरी क्लास में दोस्तों अगर आप देखेंगे ना तो हमेशा आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज 123 लेक्चर हमारा कंप्लीट हो रहा है और हर क्लास की अपनी खासियत है। इसमें शुरुआत के 45 लेक्चर प्राचीन इतिहास से संबंधित हैं, 46 से 91 तक हमने मिडावल हिस्ट्री पे चर्चा किया है, और 92 नंबर से अब आगे हम बढ़ते चले जा रहे हैं तेजी के साथ, और अब हम पहुंच चुके हैं 123 पर। तो अब दोस्तों लगभग 30 से ज्यादा लेक्चर हो चुके हैं। ये मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर चल रहे हैं, अभी और मॉडर्न हिस्ट्री में आगे लेक्चर देना बाकी है, ठीक है। तो इसी के साथ जुड़े रहिए। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हमारे हैंड रिटन नोट्स भी जारी किए गए हैं। जो विषय पहले पूरी तरह से पढ़ा दिए गए थे दोस्तों, ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं। इन्हें भी आप हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन से ले सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि इनको लेकर के आपको प्रिंट आउट करना पड़ेगा, और किताब लेते हो तो बाई पोस्ट आपके घर जाएगा। किताबें ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे चाहो ले सकते हो। हेल्पलाइन नंबर आपको दे दिया गया, वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। हाथ जोड़कर निवेदन है दोस्तों कि बढ़िया लगा हो, नितिन सर पर भरोसा हो, और आपको लग रहा हो कि नहीं नितिन सर मेहनत कर रहे हैं कायदे से, तो दोस्तों प्लीज आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिए, चेक कर लीजिए किया है कि नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी जाएगा। लाइक करिए, कमेंट करिए, आपके कमेंट मुझे बहुत पसंद आते हैं, तो प्लीज आप कमेंट जरूर करिए, ठीक है। और वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे देख पाएं और अपनी तैयारी बेहतर बना सके, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।